हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर्स टू द स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी विद द टाइम। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को अगर डिफाइन किया जाए तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट हुए थे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में समय के साथ, उसी को कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 5 प्रकार की थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में क्या क्या हुआ था वो देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन की टाइम लिमिटेशन कितनी थी? 1946 से 1959 तक। इसमें कंप्यूटर का साइज बहुत बड़ा हुआ करता था, कंप्यूटर बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करते थे और स्लो भी हुआ करते थे। ओके, क्योंकि शुरुआत थी कंप्यूटर की तो कंप्यूटर का साइज बड़ा होना जायज़ है। कोई भी चीज़ जब शुरुआत में बनती है तो इतनी ज़्यादा वो अच्छी नहीं बन पाती है। इन दीज कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड एज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। अच्छा, इनमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। ये आपके लिए यही पॉइंट याद रखना है, वैक्यूम ट्यूब जो थे वो इस जनरेशन में सबसे ज़्यादा यूज में लाए जाते थे। दीज कंप्यूटर वर मेनली डिपेंड ऑन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पंच कार्ड। जब शुरू में क्या था, वो कह सकते हो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड हुआ करते थे और पंच कार्ड भी इसमें डिपेंडिंग एलिमेंट था। ओके, मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप वर यूज्ड एज अ आउटपुट एंड इनपुट डिवाइस इन दिस जनरेशन। जो मैग्नेटिक टेप थे और पेपर टेप थे उनका भी यूज किया जाता था आउटपुट और इनपुट डिवाइस के लिए इस जनरेशन में। कुछ ये पॉइंट हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था मैग्नेट मतलब बेसिक कंपोनेंट के लिए सीपीयू एंड मेमोरी में, और उसके बाद कह सकते हो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और पंच कार्ड का भी यूज किया जाता था। तीसरा था मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप का यूज किया जाता था आउटपुट और इनपुट डिवाइस के लिए। ओके, इस जनरेशन के कुछ एग्जाम्पल हैं कंप्यूटर के, वो कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला है ENIAC, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके, EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, UNIVACI यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इस तरह से IBM 701, IBM 650, ये कुछ एग्जाम्पल हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में कुछ नहीं था, केवल वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था एज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ सीपीयू एंड मेमोरी। और दूसरा पॉइंट है, इसमें क्या था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और पंच कार्ड का यूज़ किया जाता था। तीसरा पॉइंट है मैग्नेटिक टेप एंड पेपर टेप का यूज़ किया जाता था इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए। ओके, ये 3 पॉइंट आपको फर्स्ट जनरेशन वाले में याद रखने हैं। और एग्जाम्पल के लिए आप सिंपली IBM 701 याद कर सकते हैं और IBM 650 याद कर सकते हैं। अगर आप पांचों याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर की। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, उनका टाइम ड्यूरेशन कितना था? 1959 से 1965 तक। ओके, द एरा ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। देखो, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को बोलते हैं ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। ओके, क्योंकि इनमें ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता था। ट्रांजिस्टर जो थे वो इस कंप्यूटर को बनाने में मतलब काफ़ी सस्ता बना देते थे और इसमें पावर भी कम इस्तेमाल होती थी फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा में। मतलब कह सकते हो फर्स्ट जनरेशन में ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया जाता था और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में उसकी अपेक्षा में कम पावर का इस्तेमाल होता था। इट मेड ट्रांजिस्टर कंप्यूटर फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और ट्रांजिस्टर का यूज जब करते हैं तो हमारे कंप्यूटर पहली जनरेशन की अपेक्षा में ज़्यादा फास्टर हो जाते। तो इसमें क्या था, सेकेंड जनरेशन इज द एरा ऑफ ट्रांजिस्टर कंप्यूटर। ओके, सेकेंड पॉइंट है मैग्नेटिक टेप का वहाँ यूज किया जाता था फर्स्ट जनरेशन में, और यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर का यूज करते हैं प्राइमरी मेमोरी के लिए, और मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स, जो मैग्नेटिक डिस्क थी और टेप्स थे उनका यूज करते थे सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। अच्छा, अब इसमें आप एक चीज़ नोटिस करिए, पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें केवल स्टोरेज आप कह सकते हो वैक्यूम ट्यूब की मदद से आप स्टोर करते थे मेमोरी को। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या था, देखिए मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क या फिर मैग्नेटिक टेप, ये जो थे दो चीज़ें इसमें डिफाइन की गई प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के लिए। यहाँ पर मेमोरी का डिवाइडेशन 2 भाग में हो गया, एक थी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी थी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाता था और सेकेंडरी मेमोरी में
मैग्नेटिक डिस्क या फिर मैग्नेटिक टेप का यूज किया जाता था। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कोबोल एंड फोर्ट्रॉन। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज का भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी इसमें इस्तेमाल किया जाने लगा कंप्यूटर में, सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर में। कौन कौन सी थी? कोबोल थी और फोर्ट्रॉन थी। ये दो प्रोग्रामिंग और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में। बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड इन दीज कंप्यूटर। बैच प्रोसेसिंग का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, उसके बाद मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाने लगा इस जनरेशन की कंप्यूटर में। तो आप ये भी समझ सकते हो फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कहीं पर डिफरेंस आ जाए तो आप इन पॉइंट को नोट करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और उनको मतलब डिफरेंस को आप डिफाइन कर सकते हैं इजीली। ओके, सम ऑफ द पॉपुलर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आर। कुछ पॉपुलर सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हैं, उनका नाम देखिए। IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600। ये कुछ सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनके एग्जाम्पल हैं। ओके, अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स इंस्टेड ऑफ ट्रांजिस्टर। अच्छा, अब क्या था, पहले जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। अब क्या हुआ, अब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होने लगा थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। अच्छा, इंटीग्रेटेड सर्किट में क्या था, बहुत सारे ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। पहले क्या था, ट्रांजिस्टर अलग अलग लगाए जाते थे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में, लेकिन जब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए तो उनमें एक आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा। आईसी के अंदर ही बहुत सारे ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। इससे क्या हुआ, कंप्यूटर की पावर जो थी पिछले वाले जनरेशन की अपेक्षा में बढ़ गई और इनकी कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई। मतलब कह सकते हो पिछले वाले सेकंड जनरेशन वाले कंप्यूटर ज़्यादा कॉस्टली हुआ करते थे, ज़्यादा महंगे हुआ करते थे, और ये पिछले वाले की अपेक्षा कम महंगे थे। ओके, द कंप्यूटर ऑल्सो बिकम मोर रिलायबल, इफिशियंट एंड स्मॉलर इन साइज। अब क्या था, अब एक आईसी बनाई गई और उसी में सारे ट्रांजिस्टर का इंटीग्रेट कर दिए गए, जिससे क्या हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हो गए और कंप्यूटर का साइज भी छोटा हो गया पिछली जनरेशन की अपेक्षा में। दीज जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड रिमोट प्रोसेसिंग। इनमें रिमोट प्रोसेसिंग का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, टाइम शेयरिंग का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, मल्टी प्रोग्रामिंग का भी इस्तेमाल किया जाने लगा एज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या था, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग का एज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल किया जाने लगा। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या यूज किया जाने लगा, नंबर 1 रिमोट प्रोसेसिंग। रिमोट प्रोसेसिंग का मतलब है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं हम। ओके, टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग मतलब डेटा भी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक कंप्यूटर के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मल्टी प्रोग्रामिंग, इसमें एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा इन कंप्यूटर में। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे फोर्ट्रॉन हो गई, कोबोल हो गई, पास्कल हो गई, ये हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज इंसान और कंप्यूटर दोनों समझ सकते हैं, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज होती हैं वो केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है। लो लेवल लैंग्वेज बाइनरी फॉर्म में लिखी जाती है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज के लिए पहले हम कोडिंग करते हैं, हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कंपाइलर के थ्रू कंपाइल होती है, फिर उसको कंप्यूटर जो है बाइनरी में चेंज करता है, फिर कंप्यूटर उसे रीड करता है। इस तरह से हाई लेवल का वर्क होता है। ओके, तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के। सबसे पहला है IBM 360 सीरीज, फिर है हनीवेल 6000 सीरीज, फिर है PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, फिर है IBM 370/168 सीरीज, और उसके बाद TDC 316। ओके, ये कुछ एग्जांपल हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के, ये आपको नोट कर लेने हैं और इनको याद कर लेना है। ओके, तो थर्ड जनरेशन में बेसिकली इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट आ गया। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या था, एक तरह की चिप बनाई गई, उसी में सारे ट्रांजिस्टर का यूज कर लिया गया, जिससे क्या था, कंप्यूटर का साइज भी कम हो गया और उनकी कॉस्ट भी कम हो गई। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की। ओके, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना था, 1971 से 1980। इसमें क्या था,
इसमें यूज किया गया था BLSI सर्किट्स। BLSI सर्किट्स क्या होते हैं? इसमें लिखा है कि ए चिप कॉन्टेनिंग मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर सर्किट एलिमेंट का यूज किया जाता है। तो इस चिप में मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा, मतलब कह सकते हो इस सर्किट में बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे। इससे हुआ क्या? डी चिप मेड जनरेशन कंप्यूटर मोर कम्पैक्ट, पावरफुल, फास्ट एंड अफोर्डेबल। इससे हुआ ये, इस चिप के द्वारा कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गए, बहुत पावरफुल हो गए। दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो सारे कॉन्सेप्ट थे ये पिछले वाले जनरेशन में भी यूज किए जाते थे। रियल टाइम का यूज नहीं करते थे और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज नहीं करते थे। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली ये होता है, इसमें क्या होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसके थ्रू हम कई सारे कंप्यूटर्स में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। मतलब कह सकते हो एक तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसके थ्रू एक कंप्यूटर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना भी वर्क है वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में शेयर कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++, डेटाबेस ये जो है यूज होने लगी इस जनरेशन के कंप्यूटर में। ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ पॉपुलर एग्जांपल हैं कंप्यूटर के, वो हम देख लेते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। सबसे पहला है DEC-10, दूसरा है स्टार 1000, तीसरा है PDP-11, फिर है क्रे 1 सुपर कंप्यूटर। ओके, फिर है क्रे XMP, इसे भी सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के। ओके, थर्ड जनरेशन में को क्या हुआ था, केवल इंटीग्रेटेड सर्किट आया था। इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का कॉन्सेप्ट आया। इसमें क्या था, एक तरह की ये चिप हुआ करती थी जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर को यूज कर सकते थे, जिससे हमारे कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा फास्ट पावरफुल हो जाते थे। ओके, और इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C और C++ डेटाबेस इनका यूज किया जाने लगा। अब बात करते हैं फिफ्थ और लास्ट जनरेशन कंप्यूटर की जो इस समय चल रही है। ये 1980 से इसकी शुरुआत हुई थी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की, और अभी तक हमारी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ही आ रहे हैं। ओके, इसमें क्या था, BLSI टेक्नोलॉजी वाज रिप्लेस्ड विद ULSI। ओके, तो BLSI क्या था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें क्या था, मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर यूज कर सकते थे, लेकिन अब इसका रिप्लेस कर दिया गया ULSI। ULSI की फुल फॉर्म क्या होती है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या हुआ देखो बताता हूँ आपको शुरू में। इट मेड पॉसिबल प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। इसमें माइक्रो प्रोसेसर बनाए जाने लगे। इससे क्या हुआ, 10 मिलियन से ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक ही चिप में इंटीग्रेट करे जाने लगे। ओके, तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कितना पावरफुल हो गया हमारा फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो अभी हमारे आ रहे हैं। 10 मिलियन से ऊपर ट्रांजिस्टर इसमें यूज किए जाने लगे एक माइक्रो प्रोसेसर में। ओके, दिस जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड पैरेलल प्रोसेसिंग एंड हार्डवेयर एंड AI। देखो अब जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें पैरेलल प्रोसेसिंग भी होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है हम साइमल्टेनियसली बहुत सारे एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। पुराने जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें ऐसा नहीं हुआ करता था। उनमें क्या था, एक बार में एक ही ऐप आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अब क्या है, आप कई सारी ऐप एक बार में यूज़ कर सकते हो। तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, AI क्या होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे चैटबॉट हो गए, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ये सब AI के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करते हैं। द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड इन दिस जनरेशन, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सारी यूज की जाने लगी इस जनरेशन के कंप्यूटर में। जैसे C हो गई, C++ हो गई, जावा, पाइथन, .NET, ये सारी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा। और कह सकते हैं ये पुरानी जितनी भी सारी जनरेशन थी उनसे सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर है। ओके, कुछ एग्जाम्पल हैं इस जनरेशन के कंप्यूटर के, फिलहाल आपको पता तो होंगे ही लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, मैकबुक हो गया, अल्ट्राबुक हो गया, क्रोम बुक हो गए, ये सारे एग्जाम्पल हैं। देखो पहली जनरेशन में क्या था, उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाने लगा। सेकेंड जनरेशन में क्या था, ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा। थर्ड जनरेशन में क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते थे एक चिप में।
फोर्थ जनरेशन में क्या था, BLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाने लगा, जिसमें मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज होता था। लेकिन अब इसमें फिफ्थ जनरेशन में ULSI का यूज किया जाने लगा, जिसमें क्या था, माइक्रो प्रोसेसर बनने लगे और माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही 10 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ULSI या फिर माइक्रो प्रोसेसर चिप में लगाए जाने लगे। और इस जनरेशन में पैरेलल प्रोसेसिंग का यूज होने लगा, पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर का यूज होने लगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का यूज होने लगा। इस जनरेशन के कंप्यूटर में बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जितनी भी हमारी पॉपुलर लैंग्वेज है उन सभी का इस्तेमाल होने लगा, जैसे C हो गई, C++ हो गई, जावा, .NET, पाइथन, ये बहुत सारी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाने लगा। और कुछ एग्जाम्पल थे इस जनरेशन कंप्यूटर के, ये डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, अल्ट्रा बुक हो गया, क्रोम बुक हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के। तो आई होप आपको ये पांचों जनरेशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसको भी हम डिफाइन करेंगे अगले वाले वीडियो में। ओके, सो तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और इसको रिवीजन करिए, आप इसके नोट्स बनाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।